महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के बीच जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के काफ़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, उनसे जान लेते हैं। संदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, कोई खास चीज़ चल नहीं रहा है। एक दो नेताओं के बयान के चलते कुछ विवाद अगर हुए हैं तो हमें नहीं लगता कि उससे महागठबंधन की पूरी स्थिति में कोई बदलाव आया है। महागठबंधन बिहार में इंटैक्ट है और लोकसभा चुनाव हमारे पास सबसे प्रमुख एजेंडा है और उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। महागठबंधन समूचा एकजुट है। बाकी कुछ जो बयान इस तरह के आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, हमें लगता है कि उसमें जो कमी रह जा रही है महागठबंधन के भीतर, वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। अगर समूचा महागठबंधन एक समन्वय समिति बना ले और उसमें जिनकी जो राय है उस राय को रखा जाए, उसमें जिनको जिनको जो जवाब देना है वो जवाब मिल जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो वही अभी की ज़रूरत है। बाकी कोई महागठबंधन में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत एक चीज़ और है कि सुधाकर सिंह को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, जेडीयू उनके बयान को लेकर के काफ़ी नाराज़ थी, लेकिन अब ये हुआ है कि आरजेडी ने उन्हें नोटिस थमा दिया है कि आपके कारण बहुत नुकसान हो रहा है। तो आपको लगता है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, विलम्ब हो गई? देखिए, आरजेडी के चूंकि वो विधायक हैं तो आरजेडी अपने संगठन के बतौर कैसे देखते हैं, क्या उसको नोटिस मिलता है उनको, ये तो आरजेडी तय करेगा। हमें लगता है कि सुधाकर सिंह जो शुरुआत में बात कह रहे थे, वो जो कह रहे थे कि एपीएमसी दोबारा बिहार में बहाल हो और धान खरीदारी का जो पूरा सरकारी प्रोसेस अभी चल रहा है पैक्स के माध्यम से, वो इनफ नहीं है। तो ये तो बात हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, बल्कि इस बार महागठबंधन ने तो इसको चुनाव में एजेंडा भी बनाया था और हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम एपीएमसी बहाल करेंगे। तो सुधाकर जी की बाकी तमाम बातों को छोड़ दीजिए, जो उन्होंने कहा, जो शब्द इस्तेमाल किए, उस पर किसी की आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनका जो कहने का मेन सार है, एजेंडा जो निचोड़ है उनका, वो है कि किसानों को समुचित फायदा पहुंचाने के लिए एपीएमसी बहाल किया जाना चाहिए। उसके साथ हम लोग खड़े हैं। भाकपा माले तो कह ही रही है कि बिहार में जो किसानों के साथ धान खरीदारी के समय दिक्कत हो रही है और हर साल दिक्कत हो रही है, खाद वितरण में जो दिक्कत हो रही है हर साल दिक्कत हो रही है, तो इसका एक समेकित उपाय निकाला जाए। सरकार को करना चाहिए इस काम को। एक चीज़ और जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ, शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को लेकर के, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं है। दुनिया में किसी भी ग्रंथ का आलोचना हो सकता है, तो ग्रंथ की आलोचना तो हम लोग करते रहे। मैं खुद साहित्य का छात्र रहा हूँ, मैं तो रामचरितमानस हम लोग के सिलेबस में था। तो उसमें जो इस तरह के अंश हैं जिसमें समाज में महिलाओं का, दलितों की स्थिति जो है वो कमतर दिखाई गई है, तो उन स्थितियों को अगर कोई उजागर करता है तो उस पर हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक बात ये। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने एक और बात कही थी जिसको दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है, जो चाहती है कि बीजेपी मनुस्मृति से देश चले, तो मनुस्मृति भी असामाजिक है, समाज विरोधी है और आज के समय में उसके मूल्यों को लागू करने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो देश विरोधी काम है। जेडीयू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट? वही जो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कहा है, तो आपको लगता है कि वाकई स्टेटमेंट वापस लेने? क्या कोई रामचरितमानस के उन उद्धरणों का जिसमें दलितों का, महिलाओं का अपमान है, जो कहा जा रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, तो क्या कोई इस स्टेटमेंट को रामचरितमानस से निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो ये तो एक समाज में एक वर्णाश्रम व्यवस्था को जस्टिफाई करने वाला एक उसमें अंश है, तो उन अंशों की आलोचना तो हो ही सकती है ना। तो शिक्षा मंत्री अगर अपना स्टेटमेंट वापस भी ले लेंगे तो ये तो उद्धरण वापस नहीं होगा, ये तो उद्धरण वहाँ पे है पहले से ही। मतलब जेडीयू को समझने की ज़रूरत है उन चीज़ों को। तौर से समझने की ज़रूरत है और समझिए कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो देश के अंदर सदियों से चला आ रहा है, उसकी आलोचना अगर समाजवादी खेमे से नहीं आएगा, अगर जदयू मानता है कि हम भी समाजवादी खेमे से हैं, तो बीजेपी के दबाव से मुक्त होकर के उनको इनका समर्थन बल्कि करना चाहिए कि नहीं, बात आपने ठीक कहा है। ये कौन सा तरीका हुआ कि हमने कोई बात कही और किसी ने कह दिया कि इसका जीभ काट करके लाओगे तो हम 10 करोड़ इनाम दे देंगे? तो इस तरह तो आप उन्माद को बढ़ा रहे हैं। भाजपा के पास बिहार में कोई एजेंडा नहीं है। वो उन्माद, तनाव, धार्मिक मसलों को लेकर के समाज में विभाजन पैदा करना, इन्हीं एजेंडों से वो जिंदा रहने वाली पार्टी है। लेकिन कल आपने देखा होगा नीरज जी का जो ट्वीट आया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वो 2005 की बात बता रहे हैं, फिर तुलना कर रहे हैं 2020-21 की, उसको कितना सही मानेंगे? सही क्या है, बिहार में तो लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था इनके ही पास रही है, एनडीए के पास ही रही है ना, सरकार तो उन्हीं की थी। और हम तो देख रहे हैं कि 2005 से पहले की जो स्थिति थी बिहार में शिक्षा व्यवस्था की, वो और लचर हुई है, खास करके जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है। हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़ करके निकले हैं, हम लोग देखते हैं कि उस समय से आज की स्थिति खराब हो गई है। अब स्कूलों में शिक्षक नहीं है,
तो इसमें सरकार एक दूसरे के माथे पे थोपने के बजाय अभी महागठबंधन की सरकार, इनको चाहिए कि शिक्षक के तमाम पदों को भरा जाए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे इंश्योर हो इस पे मेहनत की जाए, और एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा चल रहा है, आप देख रहे हैं 2020 में जो नई शिक्षा नीति आए, तो नई शिक्षा नीति तो खुला फरमान है कि हम गरीबों को शिक्षा से बेदखल कर देंगे, शिक्षा को और ज़्यादा प्राइवेटाइज करेंगे। तो उनके ऊपर कैसे महागठबंधन यहाँ पे जदयू और आरजेडी और बाकी तमाम महागठबंधन की पार्टियां एकजुट होकर के लड़े उसके खिलाफ, ये आज की जरूरत है। ये नहीं है कि हमने क्या किया और आपने क्या किया, जो किया जिसने उसको पूरा बिहार देख रहा है। संदीप सौरभ थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं उन परिस्थितियों में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, ताकि कहीं अगर कुछ विवाद होता है तो कमेटी आपस में बातचीत करके विवाद सुलझा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।